नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना में इंजीनियरिंग का एक छात्र अभिजीत अचानक लापता हो गया है। कोतवाली थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई है। अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। अमित, पूरी खबर बताएं। देखिए सुमित, ये इंजीनियरिंग का छात्र है और ये अपने घर से निकला था, लेकिन जब ये घर नहीं लौटा तो इनके परिजन जो है इनके मोबाइल पे संपर्क करने की कोशिश की है। लगातार मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है और इसी के बाद परिजनों को आशंका हुई कि उसके साथ अप्रिय घटना हुई होगी और इसकी बात को ध्यान में रखते हुए परिजनों ने तत्काल जो है कोतवाली उनसे संपर्क किया और कोतवाली थाने में एक सनहा लॉन्च कराया है, जिसमें इनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है। और इस गुमशुदगी का जो रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है उसके बाद ही फौरी तौर पे जो पुलिस है वो पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जो छात्र है लापता, उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। उनका जो मोबाइल का लास्ट लोकेशन था उसे खंगालने की कवायद पुलिस के द्वारा की गई है और पुलिस जो है उनका ये कहना है कि जल्दी इस मामले का गुत्थी सुलझाई जाएगी। जो छात्र है वो खुद कहीं गया है या इसके पीछे कोई कारण और है, पुलिस उसे खंगालने की दिशा में काम कर रही है। शुक्रिया अमित। पटना के ज्वेलर रविकांत हत्याकांड में पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुल 4 लोग आज गिरफ्तार किए गए, जिसमें मुख्य आरोपियों में से एक विक्रम उर्फ पगला भी शामिल है। रविवार को भी पुलिस ने 4 लोगों को दबोचा था। पटना के एसएसपी मनु महाराज ने दावा किया है कि पुलिस जल्द से जल्द दुर्गेश शर्मा को गिरफ्तार कर लेगी, जिसमें से अभी दुर्गेश शर्मा के 4 और गुर्गों को आज गिरफ्तार किया गया है। टोटल 9 गुर्गे उसके गिरफ्तार किए गए हैं जो उस एरिया में रंगदारी वसूल रहे थे। एक विक्रम नाम का अपराधी जो इस घटना में भी शामिल था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मात्र एक अपराधी जो घटना में शामिल था वो बचा है और पुलिस इसमें प्रयासरत है कि चारों को गिरफ्तार करके उसमें स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। वहीं पटना में सीबी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने सरकार पर हमला बोलने वालों को जवाब दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है। वे आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सीएम नीतीश का यह पूरा बयान आप भी सुनिए। जब ये सब आंकड़े आने लगते हैं तो सुबह से शाम तक का पूरे बिहार का कोई यहाँ घटना घटी वहां। नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित हुए, बिहार का ग्रोथ रेट करंट प्राइसेस पर 17.06% था। करंट सब कुछ खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो ऐसा हाल भाई खत्म हो गया था। लेकिन छाती पीटने वालों को हम रोकेंगे थोड़ी। 4-5 साल तो बहुतों को छाती पीटना पड़ेगा, हम करेंगे क्या? हम तो कोई मदद कर नहीं सकते। पटना में सीबी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कही, बैंक से या घर में रखने से, और घर में जब रखते हैं तो कभी उनका जो है कई तरह का वाकया हो जाया करता है, मगर वही इस तरह अगर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा तो मुझे लगता है कि बिहार जैसे स्टेट को, छोटी कंपनियों को और इंडिविजुअल को भी अपनी राशि के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। पटना में सीबी का क्षेत्रीय कार्यालय खुल गया है। क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सीबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा ने कहा कि बिहार में चिटफंड कंपनियों पर सीबी की नजर रहेगी। इस प्रकार का जो प्रयास हो रहा है कि कहीं कोई अनऑथोराइज मनी कलेक्शन हो रहा है, लोगों को गलत बात करके लोग पैसा उठा लेते हैं। आपने कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना होगा जिन्होंने देश में ऐसा किया है और सेबी ने उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस ऑफिस के माध्यम से हम उसको नियंत्रण करें और बिहार में कम से कम इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसमें ये कार्यरत होगा। आगे बढ़ते हैं। जोकीहाट विधायक सरफराज आलम पर यात्री इंद्रपाल सिंह बेदी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। इस बाबत इंद्रपाल ने जीआरपी पटना में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि रविवार रात डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में सीट को लेकर विधायक ने इंद्रपाल और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की। एडीजी सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है। जैसा कि इंद्रपाल सिंह बेदी जी का कहना है
लिखित रिपोर्ट में कि माननीय विधायक ने उनके साथ और उनके परिवार के साथ बदसलूकी की और इस आशय का लिखित रिपोर्ट उन्होंने आरपीएफ को दे दिया। बाद में आरपीएफ ने यह लिखित रिपोर्ट जीआरपी पटना को दिया है और जीआरपी पटना ने इस लिखित रिपोर्ट पर एक कांड दर्ज किया है और ये कांड अब अनुसंधान अंतर्गत है। इधर पूर्णिया के मरंगा थाना प्रभारी शिवशंकर कुमार को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को काम में लापरवाही के आरोप में एसपी ने सस्पेंड किया है। जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को मरंगा पुलिस ने धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर अवधेश मंडल फरार हो गया, जिसके बाद एसपी ने थाना प्रभारी को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया है। वहीं स्पेशल टीम अवधेश मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अवधेश मंडल साल 2005 में हुए चंचल पासवान के मर्डर के आरोपी है और इसी मामले में पीड़ित परिवार को कोर्ट में गवाही नहीं देने की धमकी देने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। चकमा दे करके भागने में सफल हो गया। उसके लिए एक टीम को गठित कर दिया गया है। प्राथमिकी पुनः एक और उसके भागने के संबंध में दर्ज की गई है और थानाध्यक्ष मरंगा को सस्पेंड कर दिया गया है और उसका कुछ हम लोग को सूत्र भी मिले हैं जहां पे वो भागा है और लगातार रेड चल रहा है और जल्दी उसको पुनः गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना में एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अभिरक्षा से रात्रि में वह अपने कुछ सहयोगी आए और उनके साथ वो फरार हो गए। उनके विरुद्ध भी केस किया गया है पुनः और साथ ही लापरवाही के लिए थाना प्रभारी शिवशंकर कुमार को निलंबित किया गया है। एसपी पूर्णिया ने डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया है और टीम लगातार छापामारी कर रही है। बिहार में अपराध पर सियासत तेज हो गई है। विरोधी दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की बात कह रहे हैं। पटना में बीजेपी ने बोरिंग रोड चौराहे के पास सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाया। वहीं एनडीए की सहयोगी एलजेपी ने गर्दनी बाग में धरना दिया और सीएम का पुतला जलाया। एनडीए नेताओं ने बिहार सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। इस महागठबंधन के आने के बाद बाहर के अपराधी भी और यहाँ पर चारागाह बनाने चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब चुप रहने वाली नहीं है। अभी तो हम सड़क पर उतरे हैं, विधानसभा को भी नहीं चलने देंगे। आज जो ये हमारा पुतला दहन है ये तो अभी अंगड़ाई है। कल हमारा धरना होगा और उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो हम और भी आगे आंदोलन को तेज करेंगे। तो बिहार में अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं पर सियासत गर्म है। पटना के गर्दनी बाग में जन अधिकार पार्टी ने भी इसके विरोध में धरना दिया, जिसमें सांसद और पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी अपराध के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएगी। बढ़ रहे आपराधिक घटना, अपराधी पर किसी तरह का रोक नहीं है। रोज बरोज 12 से 13 आदमी की हत्याएं बिहार में हो रही है। राज्य सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर सरकार पर तंज किया है कि यदि नीतीश कुमार जी में नैतिकता है, नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने सांसद और विधायक को गिरफ्तार कराना चाहिए, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया, जिन लोगों ने अपराधी को जबरदस्ती थाने से ले जाने का काम किया। दोनों की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। दरभंगा में इंजीनियर डबल मर्डर मामले में फरार अभियुक्त मुकेश पाठक के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया। मुकेश का घर मोतिहारी के मेहसी थाना के मरूदाबाद में है। बता दें कि दरभंगा कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। इससे पहले विकास झा उर्फ कालिया के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई थी। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में मेधा घोटाले की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को नहीं है। हालांकि घोटालों से जुड़े मीडिया के सवाल पर सीएम ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुझे नहीं मालूम है। मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं आई है। मेरे संज्ञान में जब कोई बात आती है तो ये कंसिडरेशन नहीं होता है कि वह कौन है। हमारे सामने कंसिडरेशन का विषय सिर्फ एक रहता है, क्या हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो कानून अपना काम करता है। पटना में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और यूजीसी के अधिकारियों के साथ राज्यपाल ने बैठक की। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए NIRF का गठन किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सभी विश्वविद्यालय अपने आसपास के कुछ गांवों को गोद लेंगे। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह में छात्र अब देसी परिधान पहनेंगे। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जल्द उपलब्ध होगा। वहीं यूजीसी के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय उद्योग क्षेत्र की मांग को देखते हुए शिक्षा क्षेत्र को विकसित करें। साथ ही उन्होंने कम लागत में उच्च शिक्षा की नीति की वकालत की। केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना की तारीफ हो रही है। बिहार के मंत्री और उद्यमी भी मानते हैं कि इस योजना से बिहार का तेजी से विकास होगा और यही कारण है कि बिहार में भी अब IT स्टार्टअप की सुबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि सीएम नीतीश इस मुद्दे पर फिलहाल चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्टार्टअप योजना को लॉन्च कर दिया है। बिहार में 24 जनवरी को IT स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है। देखिए, बिस्कोमान में हम लोगों ने जगह अलॉट किया है और जो स्टार्टअप्स, जो नए जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम प्रमोट करने के लिए हम कुछ फंडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो सॉफ्टवेयर सेक्शन में, IT सेक्टर्स में, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बिहार में इंडस्ट्रियल माहौल बने, इस दिशा में केंद्र सरकार को जो है विशेष तवज्जो देने की जरूरत है। बिहार सरकार के मंत्री स्टार्टअप योजना से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। मुख्यमंत्री भले ही चुप हैं, लेकिन बिहार के वैसे कारोबारी बेहद उत्साहित हैं जिन्होंने स्टार्टअप से ही अपने उद्योग की शुरुआत कर रखी है। कि बिहार और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश या इधर आप बंगाल, असम सभी तरफ जाएं, तो यहाँ पे किसी भी कारणों से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजनेस एंटरप्राइज डेवलप नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। दरअसल बिहार को विकास के लिए एक स्टार्टअप की दरकार है और अगर मौका है तो उम्मीद लगाई जा सकती है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। बिहार सरकार इस बार जनता से राय लेकर बजट बनाएगी। इस बार वित्त मंत्री बजट पर पटना के साथ साथ 3 और जिलों में समाज के अलग अलग लोगों से मिलेंगे। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बजट पर रायशुमारी शुरू भी कर दी है। पटना के अधिवेशन हॉल में उन्होंने उद्योगपतियों और समाज के दूसरे लोगों से बजट पर राय ली। बताया उन्होंने कि इस बार बजट किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। नहीं, ऐसा है कि ये प्री बजट डिस्कशंस मीटिंग है, तो अब तक जो है पटने में हुआ करती थी, मगर हमारी कोशिश है कि बजट प्रिपरेशन में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय शामिल कर सकें और इसमें किसान को भी बुला रहे हैं, ट्रेड यूनियन वाले लोगों को भी बुला रहे हैं, शिक्षक को भी बुला रहे हैं, ट्रेडर भी हैं, सारे लोग हैं। और इस बार बिहार में ही नहीं, झारखंड में भी सरकार जनता से बात कर जनता का बजट बना रही है। सीएम रघुवर दास लगातार जिलों में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और लोगों से उनकी राय रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोकारो स्टील सिटी का दौरा किया। निरीक्षण के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सभी प्लांट्स के लिए वित्तीय सहायता का वादा किया। जयंत सिन्हा ने आगामी बजट पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट में किसान के हितों के साथ साथ युवाओं के रोजगार का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जयंत सिन्हा ने विस्थापन की समस्या को गंभीर बताते हुए उसे रोकने के उपायों पर जोर दिया। बजट की तैयारी चल रही है और सब लोगों से बातचीत हो रही है, पूरी तरीके से कंसल्टेशन हो रहा है और उसके बाद हम लोग फिर बजट तैयार करेंगे। हमारी सरकार का ध्यान हरदम गरीबों के लिए रहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है।
और केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। बोकारो पहुंचने पर मंत्री को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नरेंद्र सिंह ने भी बोकारो स्टील प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने विस्थापितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत पर निशाना साधा है। रांची में बलमुचू ने सुखदेव भगत पर केंद्रीय नेतृत्व को धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। आज इस बात की आवश्यकता है कि जो पहले जो छूटे हैं उनको भी लाइए और नए लोगों को जोड़िए। अब कल एक कार्यक्रम शायद हुआ जोड़ने का, तो ऐसा तो हम हर दिन क्षेत्र में जाते हैं तो जुड़वाते हैं, मुखिया को लोग के प्रमुख लोग सबको जुड़वाते हैं। मगर अब इसको लेके आप जाके दिल्ली में जाके बताएंगे कि आला कमान को कि हमने इतना लोगों को जोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने साथ तो धोखा, पार्टी के साथ भी धोखा और पार्टी के नेतृत्व को भी धोखा देने का कयास चल रहा है। और वहीं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय का कहना है कि झारखंड में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में वो बीजेपी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल सकती है। कांग्रेस के लोग क्या आरोप लगाते हैं ये उनका आंतरिक मामला है, मैं उसमें कुछ बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड में कांग्रेस अपने आप में कोई बहुत बड़ा प्रासंगिक विषय नहीं है। अब यहाँ की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा चुकी है, इनकार कर चुकी है। लोहरदगा सीट पर कांग्रेस की जीत एक महज संजोग है। रांची में जेवीएम की 2 दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। साथ ही उन्होंने रघुवर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। बाबूलाल ने साल 2016 को संघर्ष का साल बताया है, जिसमें जेवीएम सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करेगी। वहीं अप्रैल महीने में पार्टी में संगठनात्मक बदलाव भी किया जाएगा। लोकपाल बिल को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन करेंगे। रांची में अन्ना समर्थक गांधीवादी संघ के सदस्य मनोज कुमार ने बताया कि 30 जनवरी को अन्ना हजारे दिल्ली के राजघाट से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उस दिन राजघाट से पीएम आवास तक शांति मार्च निकाला जाएगा। मार्च के बाद अन्ना हजारे पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश भर से लोग दिल्ली में जुटेंगे। हालांकि इस बार अन्ना हजारे के कार्यक्रम में हर कोई शामिल नहीं हो सकेगा। इस बार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वे किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली के अलावा राज्यों की राजधानी और जिला मुख्यालयों में भी संघ के लोग 30 जनवरी को कार्यक्रम करेंगे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली के गोल मार्केट और गुरुद्वारा बंगला साहिब के नजदीक नए झारखंड भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि भवन निर्माण का काम अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगा। 2 साल में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबर बेगूसराय से। यहां स्कूल बस की चपेट में आने से 9 साल के छात्र की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और बस में आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी खदेड़ दिया। खबर बाढ़ से। यहां आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। घटना नीमचक गांव की है, जहां आपसी विवाद में एक गुट ने दूसरे गुट के सूरो यादव की पहले पिटाई की और फिर गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। और अब एक अच्छी खबर। यह खबर उन युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली खबर है जो विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं। उन युवाओं के लिए मिसाल है शेखपुरा की धर्मशिला उर्फ अमृता। अमृता आज कामयाबी की ऊंचाइयां छू चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में अमृता ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा अमृता उत्पाद विभाग में बतौर होमगार्ड महिला कांस्टेबल नियुक्त हैं। लेकिन अमृता के लिए सफर इतना आसान नहीं था। एक समय ऐसा था कि जब वो खेल में शामिल हुई थी तब उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। घर से उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अमृता ने हिम्मत नहीं हारी और इस खेल से जुड़ी रही। बीच में आर्थिक मदद की कमी के कारण अमृता को खेल छोड़ना भी पड़ा, लेकिन उसके टैलेंट को देखकर कोच ने निःशुल्क अमृता को ट्रेनिंग दी और आज कड़ी मेहनत के बूते अमृता ने अपनी अलग पहचान बना ली है।
कराटे में इस वक्त खेलने गए थे रानीगंज ससुर मैं स्कूल में डला। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे? हरियाणा था और नेपाल दिल्ली और सब बहुत जगह से आया था, हर स्टेट के। क्या खेल हुआ था? फुल कांटेक्ट फाइट हुआ था कराटे। पूर्व दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।